Hi everyone, my name is Anamika and today we are going to discuss a very important and interesting technique क्रोमेटोग्राफी जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में भी टेक्निक्स होगा और फिर उसमें क्रोमेटोग्राफी होगा। तो फिर हम लोग ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देन क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? Chromatography is laboratory technique used to separate mixture into their component based on differences in their chemical और physical property। हम लोग किसी भी सैंपल को सेपरेट करते हैं किसके बेसिस पे? और किसी सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फिजिकल उसकी साइज़ वेरी कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के, और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उस पर डिफरेंट टाइप के चार्जेज हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बेसिकली क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो दो वर्ड्स मिलते हैं मुझे, क्रोमा और ग्राफो। क्रोमा का मीनिंग होता है कलर एंड ग्राफो का मीनिंग होता है ग्रीक मीनिंग टू राइट। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसको डेवलप किया था रशियन बोटैनिस्ट जिनका नाम था मिखेल सेवियत। उन्होंने पहली बार इसको यूज़ किया था सेपरेट करने में प्लांट के पिगमेंट को बेस्ड ऑन देयर कलर। देन उसका एडवांस वर्जन भी बना मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जिसको कह सकते हैं 1940s में, जिसका यूज़ किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को एनालिसिस करने में किसी केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज हुआ। देन मोस्ट एडवांस वर्जन क्रोमेटोग्राफी का गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसका इन्वेंशन हुआ 1950 से 1960s में। देन पहला चीज़ किसी भी टेक्निक्स में ना पूछा जाता है, आइदर वाइवा में जाओ या फिर एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये टेक्निक्स काम करता है, और ऑब्वियस है इस टेक्निक्स को हम लोग यूज क्यों करते हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो और इसके जितने सारे टाइप्स हैं उसके भी एप्लीकेशन और प्रिंसिपल बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें क्रोमेटोग्राफी के जितने सारे टाइप्स उसके प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन होंगे, जो मतलब स्मार्ट स्टडी कह सकते हैं, उसको आप लोग एक बार याद कर लेना। तो इसके प्रिंसिपल की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी वर्क्स किस प्रिंसिपल पे करता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन ए मिक्सचर ड्यू टू देयर डिफरिंग एफिनिटी ऑफ टू फेजेज। किसी भी सैंपल का एफिनिटी कैसा है स्टेशनरी फेज से और मोबाइल फेज से। तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेज होते हैं। मोबाइल फेज जो मूवेबल होता है, मोबाइल मीन्स आपको ऐसे पता है, तो आइदर ही लिक्विड हो सकता है मोबाइल फेज और गैस हो सकता है जो सिस्टम के थ्रू मूव करता है। मोस्टली केसेस में ये लिक्विड होता है और किसी किसी केसेस में गैस भी होता है। स्टेशनरी फेज जो फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता, वो सॉलिड हो सकता है, मोस्टली सॉलिड होता है, और कुछ केसेस में लिक्विड भी होता है। तो ये हमने देख लिया सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। सेपरेशन की बात हमने कर लिया किस बेसिस पे होगा, लेकिन वैसे लिख दिया गया मैंने एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन। देखा सेपरेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर साइज, based on the charge differences and distribution of sample component between stationary and mobile phases। और इंटरेक्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इंटरेक्शन कैसा है सैंपल का स्टेशनरी फेज से, पोलर होगा, स्टेशनरी फेज पोलर है तो इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप का होगा, और फिर नॉन पोलर है, स्टेशनरी फेज पोलर है तो इंटरेक्शन अलग होगा। तो उसके बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल का। एप्लीकेशन की बात करें क्रोमेटोग्राफी की तो इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत सारे अब डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्री में और साइंटिफिक फील्ड में भी हैं। जैसे कि फोरेंसिक साइंस में, केमिकल इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, बायोटेक्नोलॉजी में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसका यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्यों यूज करते हैं? फॉर द प्योरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, and also used in biotechnology for the separation and identification of protein, peptides and nucleic acids।
डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर, सॉयल एंड एयर। एयर और सॉयल वाटर में मतलब जो भी पॉल्यूटेंट है उसके डिटेक्शन के लिए। बेवरेज इंडस्ट्री में एनालिसिस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स एंड कंटामिनेंट्स। फोरेंसिक साइंस में इसका यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड, यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड में कितने कौन कौन टाइप के सब्सटेंस हैं या उसका कंपोजिशन क्या क्या कंपोजिशंस हैं। देन केमिकल इंडस्ट्री में फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल एंड रिसर्च इनटू केमिकल रिएक्शंस। ओके, सॉरी माय बैड, एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड है क्रोमेटोग्राफी से, जो है आर एफ वैल्यू। आर एफ वैल्यू है क्या, एक रेशियो है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाई सब्सटेंस एनालाइट्स, जो हम लोग सैंपल लेते हैं उसका, टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाई द सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है वो मैं बताऊँगी। तो ये फॉर्मूला है, हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी अच्छे से। उसके पहले हम लोग आर एफ वैल्यू की कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। एक डायमेंशन लेस होता है, इससे कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। और आर एफ वैल्यू क्या होता है, उस रेंज कहाँ, मतलब रेंज फ्रॉम 0 to 1। अगर 0 हुआ, आर एफ वैल्यू 0 हुआ मीन्स वो जो भी सैंपल है वो बिल्कुल मूव ही नहीं किया। अगर 1 हुआ तो ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस वो सैंपल ने भी ट्रैवल किया। तो वो चीज़ है, ये 2 पॉइंट है जो आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। और आर एफ वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है अंडर गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये चीज़ समझ नहीं आया, ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, वेट अ मिनट, सॉरी पहले से लिखा हुआ है। या अभी हम लोग देखेंगे आर एफ वैल्यू के बारे में। सपोज ये बीकर है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में यही किया था। यहाँ पे हमने हमारा आ गया स्टेशनरी फेज, रफ डायग्राम है। यहाँ पे हमने सैंपल को अप्लाई कर दिया, देन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्वेंट रख दिया, जो क्या हो गया हमारा मोबाइल फेज। ये रहा वाटर मोबाइल फेज और ये रहा हमने स्टेशनरी फेज जो पेपर का बना है। यहाँ पे हमारा हुआ सैंपल, तीनों चीज़ समझ में आ गया। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू, जैसे देखते हो ना किसी भी टिश्यू पेपर को, अगर कोई पानी, कोई भी 1-2 ड्रॉप वाटर गिरा हुआ टिश्यू पेपर को टैप करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे वो ना पूरा स्प्रेड होने लगता है। यहाँ पे वाटर है, ऐसे टिश्यू पेपर रखे, पूरा ऐसे ऐसे स्प्रेड होने लगता है। किसके एक्शन, कौन सा एक्शन होता है यहाँ पे, कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पे वेट, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, तो सॉल्वेंट ना वाटर इस, तो ये मूव करेगा और जहाँ तक जाएगा, यहाँ तक सपोज यहाँ तक गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट, राइटिंग पे मत जाना, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा और ये क्रोमेटोग्राफी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। सपोज इसके कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट एक्स यहाँ तक मूव किया, कंपोनेंट वाई यहाँ तक मूव किया। ओके, ये 2 है, डॉट देती हूँ, यहाँ से मूव किया है दोनों। अब सपोज इसका डिस्टेंस है, सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 सेंटीमीटर और कंपोनेंट एक्स ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी यहाँ पे ये हमारा हो गया यहाँ से वहाँ तक 2 सेंटीमीटर। देन कंपोनेंट वाई की बात करें तो कंपोनेंट वाई ट्रैवल किया 4 सेंटीमीटर। देख लो, तो हमें अगर निकालना हुआ, हम लोग जनरल फार्मूला याद है आर एफ वैल्यू का, डिस्टेंस ट्रैवल बाई एनालाइट्स बाई डिस्टेंस ट्रैवल बाई सॉल्वेंट। तो हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, में लिख देती हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई एनालाइट्स, देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग आर एफ वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें एक्स की।
तो क्या हो गया, एनालाइट एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर, और फिर सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया। देन हमारा आंसर आता है 2। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो चुका है। तो यही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था कि ये यूनिट लेस होते हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। और फिर हमने बता दिया था कि 0 होगा अगर आर एफ वैल्यू 0 हुआ। आर एफ वैल्यू का रेंज क्या होता है, आर एफ वैल्यू का रेंज होता है 0 to 1। अगर 0 हुआ तो मतलब क्या हुआ, 0 हुआ तो वो बिल्कुल मूव नहीं किया है। अगर 1 हुआ तो जहाँ सॉल्वेंट फ्रंट के इक्वल मूव किया है, सॉल्वेंट फ्रंट के इक्वल क्या बोलते हैं, सैंपल भी मूव किया है। सैंपल मोमेंट फॉर ए रफ मैंने लिख दिया है आपके रिवीजन के लिए, जो मैंने लास्ट में बताया था, ठीक है। देन एक और पॉइंट था उसका कि इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है फॉर गिवन एक एक्सपेरिमेंट। अगर ये एक्सपेरिमेंट है, कांस्टेंट कैसे होगा, अगर सॉल्वेंट हमारा मूव किया 10 सेंटीमीटर, हम बड़ा सा बिग कर लिया और सॉल्वेंट को मूव कराएं 20 सेंटीमीटर, तो डबल हो गया है ना। तो 20 सेंटीमीटर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो गया, तो एक्स कितना मूव करेगा, इसका डबल 4, और वाई कितना मूव करेगा 4 का डबल 8 सेंटीमीटर, ये मूवमेंट होगा। तो उस केसेस में अगर सॉल्वेंट मूव करता है 20 सेंटीमीटर, तो हम एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं, चलो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर वाई की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, हमारा वाई की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जबकि सॉल्वेंट और ट्रैवल किया 20 किलोमीटर, डबल हो गया, तो वाई कंपोनेंट में उतना ही ट्रैवल करेगा डबल। तो अभी इसने 4 सेंटीमीटर किया है तो 8 सेंटीमीटर करेगा, और फिर ये आ रहा हमारा 20 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल आउट करेंगे, अभी भी वही आएगा, 80 आता है 4 के 24 से। तो फिर देख लो सेम है। अगर हम लोग पहले वाले केस में आर एफ वैल्यू निकालते हैं वाई का, तो भी उतना ही आएगा, 4 रहा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ रहा है 4। तो इस गिवन एक्सपेरिमेंट के लिए इसका आर एफ वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब समझ में आ गया आपको। फिर हम लोग मूव करते हैं हम लोग टाइप्स में। तो टाइप्स अच्छे से एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने पहले से नहीं लिखा। 2 तरह के क्रोमेटोग्राफी होते हैं मेनली। पहला होता है सीट और प्लानर। सीट क्रोमेटोग्राफी एंड प्लानर इसको प्लानर क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। सीट यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, प्लानर भी बोल सकते हैं उसको। ये चार्ट आप लोग बना लोगे अपने कॉपी में ना, तो बहुत इजी रहेगा। ऐसे जैसे लेक्चर ख़त्म हुआ 2 मिनट, अच्छा क्या क्या था, सीट और क्या बोलते हैं, सीट और कॉलम, तो ऐसे भी ड्रॉ कर लोगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट तो टाइम दे ही सकते हो। तो फिर ये रहा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वेट अ मिनट। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सीट क्रोमेटोग्राफी में सीट मतलब को पता है, कोई भी हम लोग जैसे इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पेपर लेते हैं। आइदर पेपर होगा सीट के फॉर्म में होगा, पेपर हो सकता है, सिलिका हो सकता है, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे सीट के फॉर्म में, या तो इसलिए इसको प्लानर भी बोलते हैं। पेपर हो सकता है, पेपर, सिलिका और एलुमिना भी हो सकता है। ये चीज़ हो गया। ये हम लोग लेते हैं एज ए स्टेशनरी फेज, ठीक है। इस स्टेशनरी फेज के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड किया, सीट क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर, क्योंकि पेपर लिया है स्टेशनरी फेज, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देन दूसरा क्या हो सकता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज सिलिका और एलुमिना हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग, ये वाला एग्जांपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। इसी में आता है आयन एक्सचेंज। इसमें क्या है ना कि हम लोग स्टेशनरी फेज कैसे रहेगा, किसी कॉलम में भरा रहेगा पाइप की तरह से, एक मिनट को, या ऐसे रहता है, और इसी में ना हमारा स्टेशनरी फेज इंसर्टेड रहते हैं इस तरह से,
इसमें भरे रहते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉलम के शेप में रहेगा, तो हम लोग इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आ गया हमारा आयन एक्सचेंज। दूसरा हमारा रह गया एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी फिर हमारा आ गया रिवर्स जेल परमिशन, जिसको आयन एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, जेल परमिशन। देन हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। देन हमारा आ गया HPLC, जो मैंने बताया था, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये क्या हो रहा है भाई, द गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, सॉरी वो मेरे पेन में कुछ टच हो जा रहा है, देन वो इशू हो जा रहा है। HPLC, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो मैंने बता दिया है, सेम वही चीज़ वर्ड्स में लिख दिया गया है। जैसे कि हमारा हो गया स्टेशनरी फेज क्या होगा, पेपर होगा, और मोबाइल फेज क्या होगा, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। पेपर को हम लोग अप्लाई कर देंगे, जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे हम लोग पेपर को अप्लाई सैम्पल को अप्लाई कर देंगे, पीस ऑफ फिल्टर पेपर मतलब पेपर पे कर देंगे। उसके बाद ना हम लोग उसको बिकर में डाल देंगे। ये क्या हो जा रहा है, पेन में कुछ ना कुछ टच हो जा रहा है, देन इधर उधर होने लग रहा है। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया बिकर में, किसी चीज़ से इसको हैंग करके डाल देते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट रहता है, ठीक, सॉल्वेंट रहता है। तो सॉल्वेंट मैंने बता दिया मूव करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, और फिर ना वो सेपरेट होता है किसके बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी और एफिनिटी। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेसेस की एफिनिटी कैसी है, तो कोई यहीं तक मूव करेगा, कोई यहाँ तक मूव करेगा, और किसी का मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो फिर वो आगे तक भी मूव करेगा। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। जो मेन किस्सा कहानी है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और इसकी टाइप्स ही तो है, थोड़ा बहुत डिफर करेगा। तो इसका एप्लीकेशन ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसको यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, मेनली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, और हमने पहली बार मतलब क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हम लोगों ने यही कलर सब्सटेंस को ही सेपरेट किया था, सेम इसी तरह से। हम लोग यूज कर सकते हैं पिगमेंट, प्लांट के पिगमेंट को या फिर इंक को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, उसके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें वही है, सेम पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह है, क्योंकि ये भी सीड क्रोमेटोग्राफी है। उसमें बस जो स्टेशनरी फेज जहाँ हम लोग पेपर यूज कर रहे थे, यहाँ पे सिलिका जेल और एलुमिना यूज करते हैं। फ्लैट सरफेस होता है, मतलब स्टेशनरी है तो प्लानर है तो फ्लैट ही होगा, और सैंपल के स्पॉट कर देते हैं हम लोग, एयर ड्रॉप करा देते हैं सिलिका पे। ठीक है, जैसे पेपर पे करा रहे थे ना, अप्लाई करा रहे थे, एयर ड्रॉप करा रहे थे, तो उस तरह से। और वहीं सेम बताया, सॉल्वेंट मूव करेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। इसका यूज़ देख लो, यूज होता है फॉर क्विक एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, स्पेशली इन द फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंट एंड फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, इसको फूड इंडस्ट्री में हम लोग फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंटल डिटेक्शन में, जैसे बताया था ना कि किस चीज़ को हम लोग पॉल्यूटेंट को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी किसी भी क्या वाटर, एयर और सॉइल में। ठीक है, तो ये है थीन क्रोमेटोग्राफी। अब आते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, स्टेशनरी फेज इज पैक्ड इनटू कॉलम, बताया था मैंने। सैंपल इज इंट्रोड्यूस ऑन द टॉप, और फिर उसके टॉप पे जैसे हम लोग देख लेते हैं ना जेल परमिशन। आयन एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या था ना, ये हमारा ट्यूब रह गया, तो यहाँ पे हम ना पूरा हमारा स्टेशनरी फेज इसमें है, इसमें छोटे 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 बीट्स होते हैं, समझ लो ऐसा है, इसमें बीट्स होते हैं, छोटे छोटे बीट्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब पोरस होते हैं वो बीट्स। तो हम लोग पैक कर दिए, उसके टॉप पे हमने अपना डाल दिया सैंपल। ठीक है, कोई भी सैंपल डाल दिया, तो और उसके बाद उसके सैंपल के बाद हम लोग मोबाइल फेज उसमें डाल देंगे। मोबाइल फेज मतलब कोई भी सॉल्वेंट, मोबाइल फेज हम लोग पास कराएंगे, सॉरी। उसके क्या होता है ना, वो कॉजिंग द कंपोनेंट टू सेपरेट एज दे मूव डाउन द कॉलम, और जो भी हो गया, जो भी मतलब जो इसका साइज़ ज़्यादा है, बड़ा है, वो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी वेट ज़्यादा है, जल्दी जल्दी मूव करके इसमें आ जाएगा। तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देन जो साइज़ के बेसिस पे यहाँ पे आके साइज़ के बेसिस पे या फिर जिस तरह से इंटरेक्ट करता है, अगर बीड्स को हम लोग मतलब इस तरह का है कि जिसमें निगेटिवली चार्ज होगा उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, जो बीड्स हम लोग जो स्टेशनरी फेज लिए हैं तो उससे बाइंड हो जाएगा, और जो निगेटिवली चार्ज है जो बाइंड हो गया तो पॉजिटिवली जल्दी इल्यूट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। आप आगे देख लेते हैं इसका यूज़ क्या है।
प्यूरिफाइंग कंपाउंड एंड सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जैसे कि हम लोग कोई ले लिए जिसका जैसे कोई सैंपल है, सैंपल में छोटे बड़े फिर डॉट बहुत छोटे बड़े साइज़ के वेरी कर रहे हैं साइज़ मॉलिक्यूल के, तो हमें ना बस बड़े साइज़ चाहिए, बड़ा वाला साइज़ चाहिए। तो सबसे पहले ना अगर हम इसमें डालेंगे सैंपल में तो इल्यूट आउट हो जाएगा, जो भी बड़े वाले जो भी मॉलिक्यूलर साइज जिसका बड़ा है, सॉरी ज़्यादा है मॉलिक्यूलर साइज, तो उससे इल्यूट आउट हो जाएगा। तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, हमारे काम का मिल गया, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ना बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से जो अपने इंटरेस्ट का है निकाल लेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग उसके टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देती हूँ, अगर हमको पॉजिटिवली चार्ज हमको कंपाउंड चाहिए किसी भी मिक्सर में से, हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज चाहिए, तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव सब है, न्यूट्रल भी है, तो बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो अगर हमने स्टेशनरी फेज लिया जिसमें ना जो मतलब अगर केटायन और एनायन जो भी पढ़ा है ना आपने, तो उस तरह से अगर जिसमें बीड्स रहा जिसका एफिनिटी रहेगा नेगेटिवली चार्ज से ज़्यादा रहेगा तो वो इंटरेक्ट करते जाएगा ना इससे, और पॉजिटिवली चार्ज का क्या होगा, वो जल्दी जल्दी गिर जाएगा। तो हम लोग ऐसा लेंगे ना कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो, ऐसा बीड्स लेंगे इसमें, ऐसा स्टेशनरी फेज जिसमें अटैच्ड पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो नेगेटिवली चार्ज से इंटरेक्ट करते जाएगा। अपोजिट चार्जेज हैं तो इंटरेक्ट करते हुए जाएंगे, या फिर इससे इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और फिर पॉजिटिवली चार्ज का तो रिपल्शन होगा ना, ये भी पॉजिटिव है और सैंपल में पॉजिटिव है और फिर बीट्स में भी पॉजिटिव है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा रिपल्शन। तो कोई इसके इंटरेक्शन कोई बात ही नहीं है, तो सीधा आके हमारा पॉजिटिवली चार्ज हम लोग इल्यूट आउट हो जाएगा। तो हमने पॉजिटिवली चार्ज जो भी मॉलिक्यूल है हमने इल्यूट आउट कर लिया, सेपरेट कर लिया। और इसको करने के लिए हम एक दूसरा डालते हैं, वो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले ये देख लिए ना कि किस तरह से सेपरेट होता है। नाउ हम मूव करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, स्टेशनरी फेज सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, डैट कोट्स द इनसाइड ऑफ कॉलम के इनसाइड हम लोग उसको कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, मतलब उसको भर देते हैं, ठीक है। मोबाइल फेज क्या होता है, एक इनर्ट गैस होता है, बताया ना। यहाँ पे तो सॉलिड स्टेशनरी फेज लिक्विड और सॉलिड हो सकता है, लेकिन मोबाइल फेज क्या होगा, गैस होगा, इनर्ट गैस, ठीक है। जो यूजुअली क्या होता है, हीलियम और नाइट्रोजन। ये पॉइंट नोट कर लो। सैंपल इज वेपोराइज्ड एंड carried through the column and where the components are separated based on their interaction with the stationary phase. stationary phase के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे क्या होगा, कंपोनेंट सेपरेट होगा। तो अगर इसका प्रिंसिपल पूछ लिया तो आप यहाँ से बोल सकते हो किसके बेसिस पे सेपरेट होगा, इंटरेक्शन कैसा है उसका स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा यूज है और प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल। तो ये तो ज़रूर याद रखना। एनालिसिस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, सच एज गैसेस हो गया। इन इन्वायरमेंटल एंड फोरेंसिक साइंस फॉर डिटेक्टिंग ट्रेस अमाउंट इन केमिकल में क्या क्या ट्रेस अमाउंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। देन आ गया एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो एफिनिटी टेक्निक्स, इस टेक्निक्स में क्या होता है, टेक्निक्स बेस्ड होता है किस पे, स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इन द सैंपल एंड लिगेंड इमोबिलाइज ऑन द स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये रहा हमारा स्टेशनरी फेज, इसमें ऐसे पूरा भरा हुआ है, ठीक है। उस पर हम लोगों ने डाल दिया सैंपल। तो इसमें सपोज इस तरह के हमारे इस तरह के बीड्स हैं, मतलब क्या, इसके साथ किसका एफिनिटी ज़्यादा होगा, जो इस शेप का होगा उसी का ना, ठीक है। तो ऐसे बीड्स हैं इसमें भरे हुए हैं, एग्जांपल के समझा रही हूँ। और हम लोगों ने सैंपल में ऐसे ऐसे, फिर थोड़े स्टार शेप के, थोड़े हेक्सागोनल टाइप के, बहुत ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो हमने इसको इमोबिलाइज करा दिया स्टेशनरी फेज पे, वो मूव करता आएगा। तो जो अगर हमें सेपरेट आउट करना है इस तरह का, ये मॉलिक्यूल का हमें नीड है, तो हम क्या करेंगे, इस शेप का लिगेंड, इस शेप का हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड इसमें भर देंगे, ड्रॉप करा देंगे। देन क्या होता है, इस सारे सैंपल को इधर डालेंगे। तो इसका कोई काम है क्या, इसमें इसकी एफिनिटी तो बिल्कुल इसके साथ नहीं है, जीरो एफिनिटी है, तो सीधा इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा, एफिनिटी उसकी ज़्यादा होगी। फिर हम लोग ये सारे जो इल्यूट आउट हो गए जो हमारे काम के नहीं है, ठीक है,
उसके बाद हम लोग, ये तो बीट्स में है, तो हम लोग इसको इल्यूट ऐड करा लेंगे अपने लिए, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है, हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सैम्पल कंपोनेंट दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द लिगेंड, जो लिगेंड बाइंड है स्टेशनरी फेज से, जो लिगेंड बाइंड है उससे एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, तो वो ना उसके साथ अटैच हो जाएगा और बाकी जो अननेसेसरी है इल्यूट हो जाएगा। और हम लोग इसको इल्यूट कराएंगे, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, हम लोग इसको इल्यूट कराएंगे। ये हो गया, पहले जो अननेसेसरी वाला है हम लोगों ने, सॉरी इरेज करने के चक्कर में सारा इरेज हो गया। ठीक है, तो हमारे स्टेशनरी फेज से बाइंड है ये जो लिगेंड, तो वहाँ पे हमारा स्पेसिफिक आके बाइंड हो गया, और फिर हमने पहले इसको इल्यूट आउट करा लिया जो अननेसेसरी है चला गया। फिर हम लोग इसको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होगा, उसमें हम लोग ने इसको इल्यूट आउट करा लेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड सैम्पल है। ओके, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, एंटीबॉडी एंड इंजाइम। यस, तो हम लोग पता है इंजाइम का लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा कि उसके जो इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम को ये करना पड़ता है, इल्यूट आउट कराना होगा। तो कोई इंजाइम है उसका, उसके लिए ना वैसे सबस्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है ना, जिसके साथ वो बाइंड करेगा। तो अगर सेम शेप के हैं तो उस टाइप के हम लोग, तो अगर हम लोग इंजाइम को इल्यूट आउट कराना हो, इंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, इंजाइम को सेपरेट करना होगा, तो हम लोग उसके लिए सबस्ट्रेट डालेंगे। ठीक है, जिसके साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा हो। अगर हम लोग एंटीबॉडी को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लेंगे, इसमें हम लोग स्टेशनरी फेज से क्या बाइंड कराएंगे, एंटीजन। ठीक है, उसके साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। उसी तरह प्रोटीन हुआ, तो प्रोटीन के साथ किसकी एफिनिटी ज़्यादा हो, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी उसको हम लोग स्टेशनरी फेज से बाइंड कराएंगे, और देन अपने रिक्वायर्ड सैम्पल को, रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल को या फिर बायोमोलिक्यूल को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। देन आयन एक्सचेंज सेम वही है। अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज चाहिए, तो हम लोग बीड्स में हम लोग स्टेशनरी फेज में क्या बाइंड कराएंगे, हम लोग उसमें रख देंगे, सॉरी स्टेशनरी फेज देख लेते हैं। स्टेशनरी फेज इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ द चार्ज रेजिन बीड्स, हम उसमें चार्ज रेजिन बीड्स होते हैं। अगर हम लोग कैसे रेजिन बीड्स यूज करेंगे, अगर हम नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हमें सेपरेट करना होगा, तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रेजिन बेस्ड बीड्स यूज करेंगे। ठीक है, देन मोबाइल फेज कैरीज द सैम्पल थ्रू द कॉलम एंड कंपोनेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर चार्ज के बेसिस पे सेपरेट आउट हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन द सैम्पल आर अट्रैक्टेड टू द अपोजिटली चार्ज रेजिन। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि अगर हमको जिस तरह के आयन्स चाहिए, हम लोग उसके अपोजिट चार्ज वाले रेजिन को स्टेशनरी फेज, मतलब उस तरह के बीट्स हम लोग ऐड करेंगे। देन इसका एप्लीकेशन की बात करें तो कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड द अदर चार्ज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका एप्लीकेशन पहले देख लेते हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एनालाइज करने में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, प्रोटीन एंड नेचुरल प्रोडक्ट एंड इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो HPLC यूज इन लिक्विड मोबाइल फेज एंड सॉलिड और लिक्विड स्टेशनरी फेज। मतलब मोबाइल फेज कैसा होता है, लिक्विड। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम मोबाइल फेज लिक्विड यूज करते हैं, और स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, पैक्ड इनटू कॉलम, जिसको हम लोग कॉलम में पैक कर देते हैं स्टेशनरी फेज को। देन सैम्पल इज इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम एंड इज कैरिड थ्रू कॉलम बाय द मोबाइल फेजेस अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर के अंडर ये परफॉर्म होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सैम्पल आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। ये हमारा इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसमें कुछ क्लियर ना रहा हो तो ये पहली बार मैं ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि आप थोड़े से पहली बार कुछ भी करते हो तो थोड़े नर्वस होते हैं और थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा तो आप ऐसे ही साथ में जुड़े रहो। आपको अच्छे से बहुत मॉडिफिकेशन दिखता जाएगा मेरे टीचिंग स्टाइल में एंड मेरे कंटेंट में भी। कंटेंट को लेकर मैं श्योर हूँ बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बाकी आप थोड़ा बहुत हुआ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, फिर
नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय।